मेरा नींद तब टूटी जब मैंने महसूस किया कि सूरज की किरणें मेरे आंखों पर जोर से गिर रही हैं, शीयर पर्दों के जरिए। मजबूरी से मैं अपनी आंखें खोलता हूं और वो सीधा सबसे शांत लेकिन दर्द भरा चेहरा मेरे सामने पड़ता है। लिया मुझसे गले मिलती है और मेरे हाथों में सो रही है, लेकिन उसका चेहरा अब भी परेशान है, साफ दिखाता है कि वो अपने डेमन से कितना तकलीफ उठा रही है और उनसे कुछ सुकून पाने की कोशिश कर रही है। मैं धीरे से उसकी बालों के कुछ लहरों को उसके कान के पीछे कर देता हूं और उस पर गहरी नजर डालता हूं, उसे समझने की कोशिश करता हूं, चाहता हूं कि उसके आत्मा से हर एक दर्द को ले लूं और अपने आत्मा की अंधेरों में मिला दूं, उसे दुनिया की सारी रोशनी दूं। एक भारी दिल के साथ मैं बिस्तर से उठता हूं, उसकी गाल पर एक नरम किस करने से पहले। मैं पर्दों की तरफ चलता हूं और काले पर्दों को भी बंद कर देता हूं ताकि उसकी नींद लाइट से डिस्टर्ब न हो। पूरी रात वो सोने की कोशिश कर रही थी, उसके नाइटमेयर्स हर कुछ वक्त कंट्रोल ले लेते थे, उसकी पहले से डर गई आत्मा को डराते हुए और उसके लिए कोई सुकून नहीं छोड़ते थे। मैं भी उसके लिए उसके पास जागता रहा, उसे अपनी बाहों में पकड़ कर रखता रहा। डर था कि अगर मैंने उस पर से अपनी पकड़ थोड़ी सी भी खो दी तो वो गिर जाएगी और कांच की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। उस पर एक आखिरी नज़र डालकर मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ, ग्रे ट्राउजर्स और वाइट टी शर्ट में, और अपना फ़ोन निकालता हूँ मिखाइल, लाना और लुका को कॉल करने के लिए। आज मुझे उस खोटे के लिए भी देखना है जो डंजन में है, जिसने एक एंजल की आत्मा को निशान दिया। मैं उसे नरक के लिए भिखाने वाला हूँ, लेकिन ये भी सुनिश्चित करूंगा कि उसे वो न मिले। वो यहाँ इस प्लेनेट पर अपनी आखिरी सांस तक तकलीफ उठाएगा, बिल्कुल उन बेचारों आत्माओं की तरह जो इन स्कम्बैग्स के हाथों पर दर्द सह रहे हैं। वो मासूम लड़कियां जो उनके बीच की गंदी हार्मोन्स की शिकार बन जाती हैं, जो दर्द और अपमान को पी जाती हैं और जो उनके दिल और आत्मा पर छोड़ा गया निशान है और फिर भी एक मजबूत मुस्कान के साथ जीती रहती हैं, इस दुनिया की आंखों से अपने दर्द को छुपाती हैं। उन्हें दुनिया का पूरा प्यार मिलने से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए। मैं किचन की तरफ चलता हूँ और वहाँ अपने कुक और कुछ हेल्पर्स को देखता हूँ। सब मर्द हैं। एलेक्स, तुम आज घर जा सकते हो और बाकी सब भी। मैं यहाँ देख लूँगा, मैं कहता हूँ, मेरी आवाज़ मोनोटोन है जब मैं किचन में एंटर करता हूँ। वो मुझ पर चौंकते हैं और डर से देखते हैं, जो समझना आसान है क्योंकि मैंने उन्हें सालों से काम करते वक्त एक दिन की भी छुट्टी नहीं दी। लेकिन जब मैं पेंट हाउस में शिफ्ट हुआ तो उन्होंने सबने घर जाना था, पेड सैलरी के साथ, ज़रूर। सर, क्या हमने कुछ गलत किया? उनमें से एक पूछने की कोशिश करता है और मैं अपने कदम रोक लेता हूँ, अपनी नज़र उस व्यक्ति पर डालकर। उसकी फीचर्स को ध्यान से देखते हुए मुझे तुरंत महसूस होता है कि वो डर गया है। उसने मुझे सवाल करने की सोची नहीं थी क्योंकि ये उसकी पोजीशन नहीं थी, लेकिन जब कोई नहीं बोला तो उसने वॉलंटियर किया। मैं उसे गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से घूरता हूँ जब मैं देखता हूँ कि वो अपनी उंगलियों से खेल रहा है, जो मुझे बिल्कुल नफरत है। तुम एक दिन की छुट्टी का मज़ा लेना चाहते हो या तुम इस काम से हमेशा के लिए छुट्टी लेना चाहते हो? ये सवाल उसे कुछ कदम पीछे हटने और तुरंत अपने सिर को नीचे करने पर मजबूर कर देता है। अब सब बाहर जाओ, मेरी आवाज़ में इस बार एक तीर है और उन सभी ने तुरंत मेरी आदेश माने। जब किचन खाली हो जाता है, मैं अंदर जाता हूँ और उसके लिए एक सिंपल ऑमलेट, ब्रेड और थोड़ा सलाद बनाने का फैसला करता हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट खत्म करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और मैं जल्दी से एक ट्रे सेट करता हूँ जिसमें ऑमलेट, ब्रेड, सलाद और एक गिलास ऑरेंज जूस होता है। उसे अपने रूम में ले जाते हुए मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और मेरी नज़र एक जागती हुई लिया पर पड़ती है जो हेडबोर्ड के खिलाफ झुकी हुई है, उसकी लेग्स फोल्डेड हैं और चेस्ट के खिलाफ प्रेस्ड हैं जबकि उसके हाथ उन्हें घेर रहे हैं। जैसे ही उसे मेरी मौजूदगी महसूस होती है, उसकी नज़र तुरंत ऊपर उठती है, आंखों में थोड़ा डर है, शायद किसी इंट्रूडर के ख्याल से, और वो मुझे घूरती है। ओह, तुम आ गए। उसकी आवाज़ बस हल्के से फुसफुसाती है, मेरे कान तक पहुंचाती है और मेरे अंदर का दर्द फिर से जागता है। उसने सोचा कि मैं एक इंट्रूडर हूँ जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस ख्याल से मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। इसके बजाय ट्रे हाथ में पकड़े मैं उसकी तरफ चलता हूँ और बिस्तर के एज पर बैठ जाता हूँ, थोड़ा फासला रखने की कोशिश करते हुए ताकि मैं उसे डराना न दूं। यह लो, कुछ खाओ, मैं कहता हूँ,
ट्रे उसकी तरफ बढ़ाते हुए। उसकी आंखें ट्रे की तरफ जाती हैं, डिशेस को जांचती हैं, फिर मेरी आंखों पर लौट आती हैं। मुझे खिलाओ, वो फुसफुसाती है। उसकी आवाज़ मुझे महसूस कराती है कि उसकी गले के पीछे दर्द और डर से भरा है। मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन इस बार एक फॉर्क और नाइफ उठाता हूँ, फिर ऑमलेट का टुकड़ा काटकर उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। वो धीरे से एक बाइट लेती है और चुपचाप चबाती है। उसकी आंखों का चमक काफी पहले जा चुका था, एक उदास और फेडेड अंधेरों से भरी हुई जगह ने ले लिया है। ऐसा लगता है जैसे हरे भरे पौधों की एमेरेट चमक डेंस फॉरेस्ट के डरावने ऑरा से बदल गई हो। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? यह सवाल मेरे मुंह से निकलता है, उसे जवाब मिलने की तड़प में, लेकिन वो बस धीरे से अपना सिर हिलाती है। मैं और ज्यादा नहीं पुश करता या उसे छोटा नहीं करता, क्योंकि किसी को नहीं पता कि यह कौन सा स्विच ऑन हो जाएगा। ऑमलेट का एक और टुकड़ा काटकर मैं उसकी तरफ बढ़ाता हूँ। ब्रेकफास्ट खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और मैं खुश हूँ कि कम से कम उसने सब कुछ खा लिया और खुद को भूखा नहीं रखा। यह लो, मैं उसे ऑरेंज जूस का गिलास देता हूँ, लेकिन वो मना कर देती है और अपना चेहरा घुमा लेती है। लिया, इससे पी लो, यह बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा नजिंग करते हुए मैं गिलास को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन वो फिर से मना करती है। एक सांस लेते हुए मैं गिलास को ट्रे में रख देता हूँ और उसे बिस्तर के पास लैंप डेस्क पर रख देता हूँ। मेरी नज़र फिर से उस पर रख जाती है और मैं धीरे से उसके फीचर्स को ऑब्जर्व करता हूँ। आंखों से आंसू, पीली स्किन, प्याफी आंखें, भीगे बाल और सूजी हुई लिप्स, फिर भी अंदर से बेचैन होने के बावजूद वो मुझे सबसे सुंदर लगती है। मैं इतना डर रहा हूँ कि अपने हाथ आगे बढ़ाऊँ और उसे छूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं उसकी खूबसूरत आत्मा पर एक अंधेरा दाग छोड़ दूंगा। छोटी लड़की को क्या हुआ? लाना की परेशान आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचाती है और दोनों हम उसकी तरफ देखते हैं, जो कमरे में दौड़ती हुई आती है। मिखाइल उसके पीछे है, अपनी पत्नी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जो अभी मैराथन दौड़ने के मूड में लगती है। वो हमारी तरफ आती है, खासकर लिया की तरफ, और उसे नज़र से जांचती है, फिर उसके पास बैठती है और उसका चेहरा अपनी हाथों में उठाकर रखती है। ओ माय लॉर्ड, तुम कैसे हो मेरी जान? वो उससे पूछती है। उसकी आवाज़ नरम, सबसे नरम जो मैंने कभी सुना है जब से मैंने उसे जाना है। लिया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, जो किसी भी पल गिरने वाले हैं। उसकी आर्म्स लाना के चारों ओर लपेट जाती हैं, जो तुरंत उसका प्यार भरा भाव रेसिप्रोकेट करती है और धीरे से उसकी बैक रब करने लगती है। क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ सकते हो? मिखाइल और मैं उसकी तरफ नोड करते हैं और रूम छोड़ देते हैं। मैं लिया पर आखिरी नज़र डालता हूँ, जो रोती हुई है, और उसकी नरम सोब्स से रूम भर जाता है। एक भारी दिल के साथ मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ और अपने नाक के ब्रिज को पिंच करता हूँ ताकि खुद को शांत कर सकूं। हम डंगन के लिए कब जा रहे हैं? मिखाइल पूछता है, मेरी तरफ अपना ध्यान खींचता है। मैं रेलिंग की तरफ चलता हूँ और उस पर लीन हो जाता हूँ। मुझे कुछ सेटल करना है, फिर हम निकल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि किसी ने उसे अब तक नहीं छुआ। मेरे ख्याल अमेलिया की हालत पर शिफ्ट हो जाते हैं और सोचता हूँ कि अगर मैं वहाँ नहीं होता तो क्या हो सकता था। उसकी मौत सबसे दर्दनाक होगी। नहीं, उन्होंने उसे बस एक सेल में डाल दिया है और वैसे ही छोड़ दिया है। वो चिल्ला रहा है, यहाँ वहाँ बेकार के पंच मार रहा है और बाहर निकालने के लिए चीख रहा है। उसे संभालो पहले कि कोई और उसकी वजह से अपनी पैशंस खो दे, मिखाइल कहता है, और मैं सिर्फ उसकी तरफ नोट करता हूँ। क्या तुमने अदनान की लोकेशन ढूंढी? हाँ, उसे लास्ट टाइम हवाई में देखा गया था और मुझे लगता है कि उसने वहीं शेल्टर लिया है। उसका बेटा उसकी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहा है और इसे आगे बढ़ा रहा है। इंटेल के हिसाब से उसका बेटा अगर संभव हो तो उससे 10 गुना अधर्मिक और क्रूर है। उसने कल रात को हमारे 3 लोगों का कोल्ड ब्लड में कत्ल किया। तो उसके और उसके बाप ने मिलकर हमें युद्ध शुरू करने का सोचा था। उसका नाम क्या था? डिमिट्री स्टंकविक। तो फिर छोटा डिमिट्री को जल्दी एक प्रॉपर रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा। मिखाइल नोट करता है, जब मैं सोचता हूं कि इस फादरसन डुओ के साथ क्या करना है। उन्हें खाली धमकियां देना अब हमारे लिए काम नहीं आने वाला।
उन्हें दिखाना पड़ेगा कि हिल असल में कैसा दिखता है। मेरे रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और मेरी नज़र तुरंत उस पर जाती है। मैं रेलिंग से खुद को खींच लेता हूँ और रूम की तरफ चलता हूँ। लाना वहाँ खड़ी है, मुझे उदासी भरी आंखों से देख रही है। वो मुझे थोड़ा करती है ताकि मुझे तसल्ली दे सके। उस लड़की का ख्याल रखना। उसे ज़रूरत है, उसकी बातें सिर्फ मेरी बेचैनी को बढ़ा देती हैं। मैं उसकी तरफ नोट करता हूँ और रूम के अंदर चलता हूँ जब वो दोनों चुपचाप मेरे पीछे आते हैं। लिया अपने आंसू पोंछती है और मुझे एक कमजोरी भरी नज़र से घूरती है, जो सिर्फ एक नज़र से मेरी आत्मा को चुरा लेती है। मैं खुद को संभालता हूँ और उसकी तरफ चलता हूँ, बिस्तर पर उसके पास बैठ जाता हूँ। मुझे माफ़ कर दो इसे तुम्हारे साथ होने देने के लिए, लिया, मैं कहता हूँ, मेरी आवाज़ एक फुस्क से थोड़ी ज्यादा। वो अपना सिर हिलाती है और फुसकती है, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। अपने आप को मत दोष दो। मैं उन शब्दों के बाद उसके मुंह से निकले सोब को नहीं मिस करता। मैं तुम्हें सच में स्ट्रांग समझता हूँ, अमेलिया, मिखाइल कहता है और उसके करीब आता है। वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है, तसल्ली देने के लिए, लेकिन वो तुरंत झटकी है। उसकी आंखें खुली और हॉरिफाइड हैं जब वो उसकी तरफ देखती है। उसकी सांसें बेचैन हैं जब मैं उसकी कांप रही बॉडी को नोटिस करता हूँ। रिफ्लेक्स में मैं उसकी बॉडी को अपने हाथों में खींच लेता हूँ और उसके शोल्डर्स धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर वही रह जाता है। मिखाइल पीछे हट जाता है और कुछ नहीं कहता, उसे थोड़ा भी डराना नहीं चाहता। सब ठीक है, लिया। वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। मैं उसकी बैक को रब करता हूँ और उसके बालों को प्यार से सहलाता हूँ ताकि वो शांत हो जाए। आखिरकार वो हार मानकर मेरे हाथों में रिलैक्स हो जाती है। वो सीधा बैठती है और मिखाइल की तरफ देखती है, अपने बेहतरीन कोशिश से एक मुस्कान देने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी फेल हो जाती है। मुझे बहुत माफ़ करो। मैं ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहती थी। उसकी बॉडीबल आवाज़ निकलती है, उसका सिर नीचे है। चिंता मत करो, प्रिंसेस। मैं समझता हूँ। और मुझे माफ़ करो तुम्हें डराने के लिए, वो धीरे से कहता है, इस बार उसे डराना नहीं चाहता। मैं एड्रियन को बुलाने वाला हूँ तुम्हें साथ ले जाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा अकेले रहना सुरक्षित नहीं है, मैं घोषणा करता हूँ, और उसका सिर मेरी तरफ खौफ में झटके जाता है। मुझे उसकी प्रतिक्रिया समझने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन मैं अब भी नहीं समझ पाता। मैंने कुछ इतना चौंकाने वाला नहीं कहा जब से देखा उसने कल रात क्या झेला। प्लीज़, प्लीज़ मत करो। उससे मत बुलाओ। मत इसकी बात उससे बताओ। मैं विनती करती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ। प्लीज़, मत करो। उसकी बेचैनी भरी विनती रूम में गूंजती है जब वो अपने हाथों को जोड़ती है और उंगलियां क्रॉस करती है। मैं हैरानी से उसकी तरफ अपनी भावनाएं उठाता हूँ। लेकिन क्यों नहीं? उसे जानना चाहिए और तुम्हारे लिए अच्छा होगा उसके साथ रहना। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। प्लीज़, अक्ष, मत करो। वो मुझे उसके मेंशन में या हमारे पेरेंट्स के मेंशन में बंद कर देगा, खास तौर पर अगर उसे इस बारे में पता चला। प्लीज़, उसे मत बताओ। मैं विनती करती हूँ। तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। मैं कैसे नहीं कर सकता? फिर मुझे बचाओ। मैं जानती हूँ तुम इसे करने में समर्थ हो, लेकिन प्लीज़ मुझे वापस मत भेजो। मैं ट्रैप नहीं होना चाहती। मैं अपनी नज़र उसे हटाकर लाना पर डालता हूँ, जो लिया को हैरानी और दया से देख रही है। जैसे ही वो मेरी नज़र को महसूस करती है, वो अपनी आंखें मेरी तरफ मोड़ लेती है। उसे मेरी उलझन समझने में ज्यादा समय नहीं लगता और वो मुझे जवाब में नोट करती है। प्लीज़, एकाक्ष। मैं सब कुछ झेलने के बाद घर में बंद रहने की सोच भी नहीं सकती। जो कल रात हुआ, उसकी कांप रही आवाज़ मुझे मेरे गार्ड को खोने पर मजबूर करती है और मैं हार मान लेता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को इस बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं मान जाती हूँ। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही इंटरप्ट कर देती है, जैसे वो इस राज को रखने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। कम से कम सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी चलेगा।
मेरी तरफ से कोई मांग नहीं, तुम इस मेंशन में रहोगी मेरे साथ। लिया मेरी बातों से हैरान होती है, साथ ही दूसरे दो इंट्रूडर्स जो अभी हमें गौर से देख रहे हैं। एक पल के लिए वो कुछ नहीं कहती, और अगर वो अब इस शर्त पर नेगोशिएट करने या इनकार करने की कोशिश भी करे, मैं ये होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उसकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकता। अभी यहाँ रहना उसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प होगा, क्योंकि वो अपने भाई या पेरेंट्स के घर नहीं जाना चाहती। ओह, क्या कोई और ऑप्शन नहीं है? वो पूछती है। उसके शब्द मुझे कुछ अनजान वजह से थोड़ा इरिटेट करते हैं। उसे उसके साथ क्यों नहीं रहना है? क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करती? क्या उसने अब मुझे नफरत करना शुरू कर दिया है? नहीं, मैं कहता हूँ और बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ चलता हूँ, बिना किसी डिस्कशन का मौका दिए। गुस्से का जोश मेरी आर्टरीज में दौड़ता है और कुछ ही सेकंड में मेरे शरीर में फैल जाता है, सिर्फ उसके मुझे नफरत करने के ख्याल से। मुझे नफरत करने तक की हद तक कि वो मेरे साथ एक ही जगह पर नहीं रहना चाहती। मैं अपने हाथों को घुसाकर बाहर निकल जाता हूँ, कुछ इतना जोर से मारने का मन है कि वो टूट जाए। मैं अपने जानवर जैसी इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करता हूँ और नीचे चलता हूँ। एकाक्ष, रुको। हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं, लाना पीछे से चीखती है, लेकिन मेरे कदम नहीं रुकते। मैं अपने कार की चाबी उठाता हूँ और चलता रहता हूँ। तुमने मेरी बीवी को सुना? रुको। मैं मिखाइल की आवाज़ सुनता हूँ, लेकिन मुझे उसकी भी परवाह नहीं है, और जब मैं अपने मेंशन के बाहर आता हूँ, मैं अपने कार का दरवाज़ा खोलता हूँ और बैठे ही जा रहा होता हूँ जब वो मेरी शर्ट पकड़कर मुझे पीछे खींच लेता है। हम तुम्हारे साथ आ रहे हैं और मैं ही ड्राइव करूँगा। अगर तुम्हें किसी एक्सीडेंट में जान चली जाती है तो तुम्हारी लड़की को तुम्हारे लिए शोक मनाना पड़ेगा, जब उसे अपने रिवेंज के लिए खुश रहना चाहिए, वो कहता है, और मैं गहरी सांस लेता हूँ। बिना कुछ कहे मैं बैकसीट का दरवाज़ा खोलता हूँ और बैठे जाता हूँ, क्योंकि वो सही है। अगर मैं गुस्से में ड्राइव करूँगा, वो भी दिन के रोशनी में, मैं कार क्रैश कर दूंगा, अपनी जान और कुछ सिविलियंस की भी। मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ और अपने सिर को बैकसीट के खिलाफ रख देता हूँ। उसके मुझे नफरत करने के ख्याल से आया गुस्सा, उस बेचारी आत्मा के साथ जो उसने किया, मुझे ऐसे कंज्यूम कर चुका है कि मेरा दिमाग कुछ भी सोचना बंद कर देता है। उसका कन्फेशन कल रात अब भी मेरे दिल के गहराइयों में स्पैज्म करता है, जिसे मैंने दुनिया से छुपा रखा है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने उसे मार दिया हो ताकि कोई दोबारा ऐसा न करे। और फिर भी वो हर बार इतनी आसानी से उस पार्ट को दोबारा जगा देती है। कार आखिरकार 45 मिनट की ड्राइव के बाद रुकती है और हम तीनों उससे निकलते हैं। मैं डंजियन के अंदर जाता हूँ, मिखाइल और लाना के पीछे, जहाँ अब तक 38 क्रिमिनल्स बंद हैं, लेकिन आज मेरी आंखें सिर्फ एक पर हैं, पहले उन दूसरों से निपटने से पहले जो इसमें शामिल हैं। हम उसके सेल की तरफ जाते हैं और मेरे एक गार्ड दरवाज़ा खोलता है और हम तीनों अंदर चलते हैं। जैसे ही वो अपने पास हमारी मौजूदगी महसूस करता है, वो अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाता है। उसके होठों पर सैडिस्टिक मुस्कान बड़ी होती है जब वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। लवर बॉय फाइनली यहाँ है, वो कहता है, और हमारे पास आता है। बिना किसी सवाल के मैं अपने पास से एक लोहे का रॉड उठाता हूँ और उसकी सिर पर मार देता हूँ, जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी माउथ से दर्द भरी चीख निकलती है। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी होती हैं जब वो मेरी तरफ देखते हैं। मेरा हाथ टेबल पर रखे चाकू को उठाता है, जो मेरे बिल्कुल पास है। मैं चाकू को अपने पास लाता हूँ और शांत दिमाग से उसे असेस करता हूँ। उसका एज परफेक्टली शार्पेन था और चाकू पर मेरे इनिशियली यार इंग्रेव्ड हैं। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुम करते हो और मुझे मार देते हो, याद रखना वो तुम्हारे पीछे आएगा और लोग भेजे जाएंगे तुम्हारी फैमिली और प्यारों पर, और टॉर्चर होगा जब तक तुम्हारे साथ कोई नहीं बचेगा और तुम्हें उनके साथ मिलने पर मजबूर किया जाएगा। उसके शब्द झड़ से भरे हुए हैं जब वो मेरी शूज पर थूकता है। मैं एक कदम पीछे हटता हूँ और उस पर गुस्से से घूरता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ और बोले, मेरे उंगलियां उसके मुंह पर झांकती हैं ताकि उसका जुबान बाहर आए। चाकू का तेज एज उसके जुबान पर चलता है और उसकी माउथ से मांस का टुकड़ा काट देता है, जो मेरे पैरों के सामने गिरता है जब मैं उसका चेहरा जोर से मारता हूँ, उसकी तरफ गौर करते हुए। उसकी माउथ से खून गिरता रहता है जब वो दर्द से बोलने की कोशिश करता है,
और अपने शरीर को जोर से हरकत देता है। जब तक मैं तुमसे नहीं कह दूं, तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि यह तुम सबको याद दिलाने में मदद करेगा। मैं चीज़ों को अच्छी तरह से कहने में वक्त लेता हूँ। एक कुर्सी खींचकर मैं उस पर बैठ जाता हूँ और उसकी दर्द भरी हालत को घूरता हूँ, जो दर्द को संभालने की कोशिश कर रहा है लेकिन बेकार होता है। वो दुनिया की सबसे दर्दनाक मौत मरने वाला है जो किसी ने कभी देखा है, और मैं इसे सुनिश्चित करने वाला हूँ। तुम उसे नुकसान देना चाहते थे। तुम उसे खेलना चाहते थे। उसे दर्द देना। मुझे उसे दूर ले जाना चाहते थे। मैं कहता हूँ, खुद को याद दिलाते हुए कि यह बास्टर्ड क्यों यहाँ था ताकि मैं इसे किसी भी तरह से आसान न ले लूँ। तुमने मेरी चीज़ ले जाना चाहा और तुम्हें लगा तुम इसके बाद जिंदा रहोगे। वो कुछ नहीं कहता क्योंकि वो स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता। उसकी घुनघुनाती चीखें कमरे में गूंजती हैं जब मैं अपने शब्दों को अपने होठों पर टेस्ट करता हूँ, वो शब्द जो मेरी अंदर के मॉन्स्टर को जगाते हैं। लाना को कह दो कि लावा कंटेनर का ढक्कन उठाए। मैं लाना से कहता हूँ जो हमें सिर हिलाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उस बास्टर्ड का नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कार्टर है। वो डर से मेरी तरफ देखते हुए अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। तुमने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें आसान मौत देने जा रहा हूँ, क्या? मैं TSK करता हूँ और उसे उसके कंधों से पकड़ लेता हूँ, पहले उस पर बेकार पंच मारने से पहले, जो मुझे पहले से भी ज्यादा गुस्सा दिलाता है। यह हो गया, लाना इन्फॉर्म करती है और मैं उस बास्टर्ड को अपने पीछे खींचता हूँ जब मैं लावा कंटेनर की तरफ चलता हूँ। स्वॉन्ड लो, मिखाइल। यह कहकर मैं चलता रहता हूँ और कुछ ही मिनट में वहां पहुंचता हूँ। मैं नीचे देखता हूँ ताकि लावा को देख सकूं जो अंदर उबाल रहा है। जब मैं उसे उसके सामने खड़ा करता हूँ, उसका पीठ मेटल से लग रहा है जो उसकी चीखों से गिरती है जब उसकी चीखें पूरे डंजियन में गूंजती हैं। मिखाइल स्वॉर्ड के साथ वापस आता है और बिना किसी शब्द का अदलाबदली किए मैं सबसे पहले उस बास्टर्ड के हाथों को काट देता हूँ जिससे उसने मेरी लिया को छुआ था जब वो कंटेनर के अंदर गिरते हैं। तेज चीखें और चीखें हमें घेर लेती हैं, लेकिन मेरे कोई भी आदमी नहीं झिझकता। उसकी आंखें मुझे मारने के लिए भीख मांगती हैं और आसान मौत देने के लिए, लेकिन मैं नहीं करता। एक प्लकर की मदद से मैं उसकी गंदी आंखें, जिससे उसने उसे लस्टफुली देखा, उठाता हूँ और उन्हें कंटेनर में डाल देता हूँ उसके हाथों के बाद। इसके बाद भी मैं उसे मरने नहीं दूंगा। मैं खुद उसे खींचता हूँ और अपने कार में रख देता हूँ। पहले मिखाइल को ऑर्डर देता हूँ, दूसरे को ट्रक में ले जाओ और मुझे फॉलो करो। हम जल्दी ही एक बिल्डिंग पहुंचते हैं जो अदनान और उसके बेटे की है और मैं उसे वहां ले जाता हूँ। आखिरकार मिखाइल और लाना दूसरे के साथ भी आते हैं और मैं ऑर्डर देता हूँ कि उन बास्टर्ड्स को जिंदा ही स्किन करना शुरू करें। जब तक हम उन्हें इतना टॉर्चर करते हैं कि वो किसी भी पल मर जाने वाले हैं, मैं बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ और इसे आग लगा देता हूँ। वो इसे डिजर्व करता है। जो कोई भी मासूम पर हाथ डालना चाहता है, उसे यह मिलता है और मैं इसे सुनिश्चित करने वाला हूँ।